नमस्कार दोस्तों, डे 9 आ चुका है। बड़ी चिंता बढ़ रही होगी, बाबा जी क्या कर रहे हो, कोर्स कैसे कंप्लीट होगा। अरे ठंड रखो यार, बाबा जी हैं, बाबा जी को भी पता है जल्दबाजी नहीं करना है। यही तो बात होती है रिवीजन की। अगर जल्दबाजी कर दी तो फिर कैसा रिवीजन। हड़बड़ी में कोई रिवीजन हुआ है क्या कभी? नहीं ना। तो चलिए आज डे 9 में हम रिवाइज करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट की थ्योरी, जिसकी केस स्टडीज कल आने वाली है सुबह 9 बजे, जिसमें आप फिर बोलेंगे कि बाबा जी कैसे कोर्स कंप्लीट होगा। सब होगा, ठंड रखो, बाबा जी हैं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। नमस्कार दोस्तों, दिस इज आशीष चौधरी, यू आर वॉचिंग कॉमर्स बाबा। लेट्स बिगिन। Do you think this is your time? चलिए आइए बिजनेस एनवायरनमेंट को आज करना चालू करते हैं। और मैं यहां पे सीरियस हूं। मैंने आज से 5 साल तक के पेपर्स जब बच्चों के उठा के देखे हैं, और जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है सबसे ज्यादा बिजनेस एनवायरनमेंट को हल्के में लिया जाता है और इसी में सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज मैं यहां पे आपको वो इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो आप मिस आउट करते हो, और हम उसको बहुत प्यार मोहब्बत से इस तरीके से याद करेंगे ना कि कोई केस स्टडी में 1 नंबर ना काट पाए। 20 डेज प्लेज है, चलो यार करके देखते हैं क्या होगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है और बिजनेस एनवायरनमेंट को एक्चुअल में जज या डिफाइन कैसे करते हैं। कभी भी कहीं पे भी लिखा आ जाए ना कि इंटरनल फैक्टर्स, बिजनेस एनवायरनमेंट है ही नहीं। इंटरनल फैक्टर्स बिजनेस एनवायरनमेंट में होते ही नहीं है, क्योंकि बिजनेस के लिए एनवायरनमेंट ही वही है जो वो बिजनेस के बाहर फेस करता है। Inside is not the environment, because inside the business can control everything. Outside the business के लिए कंट्रोल करना उतना आसान नहीं होता है और ना ही वो कंट्रोल कर सकते हैं। तभी बोला गया जब बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करोगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स। दूसरी चीज जो आती है वो आती है अनसर्टेनिटी। बिजनेस चाहे कितना भी खुद को प्रिपेयर कर ले, चीजें अनसर्टेन रहेंगी ही। आप चाहो आप तैयारी कर लो, डीमोनेटाइजेशन एक रात में आया, आप एक कदम भी नहीं उठा पाए एज अ बिजनेस फर्म। मैगी के साथ जो हुआ आपने इंसिडेंस देखा, नेस्ले को कितना ज्यादा नुकसान हुआ। जियो आया, आइडिया, एयरटेल, 9,000, 8,000, 3,000 करोड़ के लॉसेस हुए। जो ये टेलीकॉम कंपनीज हैं, इन्होंने फ्यूचर नहीं देखा था, ऑल्दो दे प्रेडिक्टेड कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन फिर भी वो मेजर्स नहीं ले पाए। जियो आया, टेलीकॉम कंपनीज को नुकसान हुआ, शेयर मार्केट में उनकी जो वैल्यू थी वो क्रैश हो गई। That is the way business environment works. Sometimes it is uncertain. You cannot predict कि मार्केट कैसा होगा। 1+5 जब 5T मैं बोल लूँ, 1+ जो सीरीज आई, कभी नहीं सोचा था लोगों ने कि ये एक मार्केट सेगमेंट कोई और एक नई कंपनी बना लेगी आके, लेकिन उन्होंने बनाया और आज वो मार्केट लीडर है व्हेन इट कम्स टू दैट सेगमेंट। सैमसंग जैसी कंपनी भी उन्हें उस सेगमेंट में टक्कर नहीं दे पाती है, एप्पल जैसी कंपनी तक टक्कर नहीं दे पाती है जब उस रेंज की बात आती है। तो दैट इज द वे मार्केट इज अनसर्टेन। फिर बात करते हैं फोर्सेस की। फोर्सेस मतलब आखिर बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर वो कौन सी चीजें हैं जो कि एक्चुअल में बिजनेस एनवायरनमेंट को इंपैक्ट करती हैं। पहला आता है स्पेसिफिक फोर्सेस, जो होते हैं वो बेसिकली रिलेटेड होते हैं इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, इन लोगों से रिलेटेड। अब मैं इन लोगों की बात जब करता हूं, इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स हो गए, कंज्यूमर्स हो गए, ये वो ह्यूमन एलिमेंट है। याद रखना, मैं स्पेसिफिक फोर्सेस के अंदर बोल रहा हूं ह्यूमन एलिमेंट। कहीं नोट डाउन कर लो इसको, मुझे यहीं पॉज करके। स्पेसिफिक एलिमेंट के अंदर ह्यूमन एलिमेंट आ जाता है। यानी जब मैं बात करूंगा स्पेसिफिक फोर्सेस की, स्पेसिफिक एलिमेंट्स की, तो जिस तरीके से डायरेक्टली हमें हमारे कस्टमर्स, जो कॉम्पिटिटर्स हैं डायरेक्टली, या फिर अगर हम उसको दूसरी तरीके से देखें, जो हम मार्केट में और भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स को देख लेते हैं, ये जो लोग जिस तरीके से, जो और अदर प्रोड्यूसर्स हैं, इन सबको डायरेक्टली हमारे बिजनेस को इंपैक्ट करते देखते हैं, हम उनको स्पेसिफिक फोर्सेस बोलते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हम किसको टारगेट कर रहे हैं। व्हेन इट कम्स टू जनरल फोर्सेस, जनरल फोर्सेस आर नॉन ह्यूमन एलिमेंट। और केस स्टडी आती है कि नॉन ह्यूमन एलिमेंट कौन सा होगा, तो वो होते हैं जनरल फोर्सेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, ये सारी चीजें जो होती हैं ये कॉमन है, ये जनरलाइज्ड है, ये सबको फेस करनी पड़ती हैं। और आप इन चीजों में डे बाय डे चेंजेस देखते रहते हो, एंड दीज आर टर्म्ड एज जनरल एनवायरनमेंट। और मेनली रीजन भी यही है कि मोस्ट ऑफ द फर्म्स जो होती हैं वो इस पर्टिकुलर जनरल एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को ढालना चालू कर देती हैं। चलिए, अगर मैंने इतना डिटेल दे दिया है तो एक बार डायनेमिक भी समझ लेते हैं कि डायनेमिक का मतलब क्या होता है।
जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ही फास्ट मूविंग होता है या फास्ट पेस चेंजिंग होता है। पहली चीज फ्लेक्सिबल होता है, कोई भी चेंज आपको ऑल ऑफ अ सडन दिख सकता है, मे बी आज वो चीज नहीं है, मे बी कल वो चीज बहुत पॉपुलर है। सेकंड, कीप चेंजिंग। कीप्स चेंजिंग का मतलब ये होता है कि जब भी आप बिजनेस एनवायरनमेंट को देखोगे तो नाउ एंड देन यू विल सी द चेंज। यार 15 दिन पहले 20 दिन पहले तक तो वो ट्रेंड था, लेकिन आज वो ट्रेंड नहीं है। एंड हाथ से ऐसे निकलता है वो टाइम कि आप समझ भी नहीं पाते हो कि ऐसी कोई चीज हो चुकी है। एंड दैट इज द एसेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आगे बढ़ते हैं, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसकी अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो आप उसको कैसे याद रखोगे? सबसे पहली चीज, enables the firm to identify opportunities and getting the first mover advantage। जब एप्पल जैसी कंपनी आईपॉड्स में आई तो लोगों को लगा कि एप्पल में भी शायद गलती कर रही है, लेकिन एप्पल जानती थी, कंपनी एज ए कंपनी जानती थी कि वो कुछ ऐसा रेवोल्यूशनरी कर रहे हैं कि वो चीज आगे एक चेंज लेके आएगा। ऑल्दो एप्पल आज आईपॉड्स को बंद कर चुका है, ऑफिशियली क्लोज डाउन कर चुका है, लेकिन बिलीव मी, जो एप्पल ने अमाउंट ऑफ अर्निंग की है वो एक अलग ही चीज है। एप्पल ने अर्ली वार्निंग सिग्नल देखा। मैं फिर से बोलूंगा, जो स्मार्ट वॉचेस आती हैं एप्पल ने चालू नहीं किया था, एप्पल ने एक ट्रेंड देखा कि आने वाले फ्यूचर में ये एक ट्रेंड होने वाला है। एप्पल ने खुद की वॉच निकाली और आज के टाइम में दे आर द मार्केट लीडर फॉर स्मार्ट वॉचेस। दिस इज द वे यू गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आपने अर्ली वार्निंग सिग्नल्स देखे, आपने देखा कि अपॉर्चुनिटी आ रही है मार्केट से, आपने उसको ग्रैब किया एज अ बिजनेस, आपके पास वो इन्वेस्टमेंट था, आपने वो लगाया और आज आप मार्केट लीडर बने बैठे हुए हो। दैट इज द वे हाउ कंपनीज वर्क। इसी तरीके से आप ग्रो कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको थ्रेट्स और अर्ली वार्निंग सिग्नल्स मिलते रहते हैं। अगर आपने नोकिया का जो लास्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उनके सीईओ ने, अगर वो अच्छे से देखा हो तो उन्होंने बोला था, हम जानते थे एक पॉइंट पे आके कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बट वी वर टू लेट फॉर दैट। ये होता है कि अगर आप अर्ली वार्निंग सिग्नल्स ग्रास्प नहीं कर पाओ, कैच नहीं कर पाओ, तो एज अ कंपनी आप मार्केट में फेल तक हो सकते हो। सो एज सून एज यू गेट अ काइंड ऑफ अ वार्निंग, change yourself, that is the best time. Next, tapping and assembling resources. आप नहीं जानते कब कौन सा गियर शिफ्ट हो जाए when it comes to the business, when it comes to the market. So if you know the business environment, you know how to tap the resources easily, you know how to get the resources easily. आपको मालूम रहता है कि बिजनेस कैसे किया जाता है, आपको मालूम रहता है कि रॉ मटेरियल कहां से लेना है, आपको मालूम रहता है कि कॉस्ट को इफेक्टिव कैसे बनाना है। फाइनली, असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग व्हेन इट कम्स टू बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसा मैंने बोला कि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, अनसर्टेनिटी है, यू कैन नॉट बी 100% श्योर, बट इट इज बेटर टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द 50%, लेट द रिमेनिंग 50% बी अनसर्टेनिटी। लेकिन 50% के लिए तो तैयार हो सकते हैं। इट इज वे बेटर देन nothing, that means 0% से तो अच्छा है। So what we do is we make plans accordingly, we make policies accordingly. Planning का जैसा आपको मतलब पता होगा, deciding what to do, how to do, when to do and by whom it is to be done, that is planning. तो planning आप जो करते हो, जो फ्यूचर के बारे में सोचते हो, बिजनेस एनवायरनमेंट उसमें हेल्प करता है। पॉलिसी का मतलब क्या हुआ सर? पॉलिसी मेकिंग का मतलब क्या हुआ? मान लो प्लानिंग में बहुत प्यारे तरीके से चल रहे हो, एक होता है ना बताने वाला, सर क्या हो अगर ऐसा हो जाए, तो वो ऐसा हो जाए जो बोलता है ना, वो उसके लिए जो तैयारी होती है ना, वो पॉलिसी होती है। हाउ वी आर गोइंग टू मीट विद अ स्पेसिफिक सिचुएशन, डील विद अ स्पेसिफिक सिचुएशन, क्या डिसीजंस लेंगे, क्या करेंगे, अगर कुछ एकदम से ऑकवर्ड हो गया तो उसमें क्या करेंगे। इस केस में आपकी पॉलिसीज काम आती हैं और ये बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर इसलिए काउंट होता है। प्लानिंग का मतलब व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, बाय हुम इट इज टू बी डन, और ये सारी चीजें किसके अंदर आएगी? प्लानिंग के अंदर। व्हेन इट कम्स टू पॉलिसी, हाउ यू आर गोइंग टू डील विद अ स्पेसिफिक सिचुएशन, दैट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। लिख लीजिए। चलिए, तो सबसे पहले जो हमने चीजें की वो थी इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब मैं तुम लोगों को यहां पे ज्यादा बोर नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मालूम है तुम्हारे बोर्ड्स हैं और मैं बिना बात के वीडियो लंबा भी नहीं बनाना चाहता। डिस्कस करते हैं, की पॉइंट्स पे आते हैं कि डायमेंशंस कैसे याद रखने हैं। डायमेंशंस में सबसे पहले आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जल्दी से लिख लो, पॉज करो मुझे यहीं पे, कि कोई भी चीज जो मॉनेटरी वैल्यू पे इफेक्ट करेगी वो होगा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। कैसे? आपके जीडीपी से रिलेटेड कोई केस स्टडी आ सकती है, इनकम लेवल से रिलेटेड आ सकती है, प्रॉफिट अर्निंग रेट से रिलेटेड आ सकती है, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो से रिलेटेड आ सकती है, नेशनल लेवल पर कैपिटल लेवल पे जो आपकी इनकम लेवल होती है वो मैं बात कर रहा था। फिर प्रोडक्टिविटी रेट आपका कितना क्या है, मान लो किसी बिजनेस के प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड कुछ पूछ लिया, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का डायमेंशन आएगा। फिर एम्प्लॉयमेंट रेट, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हो रहा है इकोनॉमी में, बिकॉज इट कंट्रीब्यूट्स टू आउटपुट, इसलिए इसको लिया गया है।
फिर इंडस्ट्रियल, मॉनेटरी या फिस्कल पॉलिसीज जो हैं, अगर उससे रिलेटेड कुछ आ गया तो ये सारी चीजें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होती हैं। मैंने बहुत प्रिसाइजली, बहुत पहले ही बता दिया, कोई भी चीज अगर रिलेटेड है पैसे से तो वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को कंप्राइज करती है। अगर आप इसके आसपास भी पूरा अपना आंसर लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि वो एक्सपेक्ट आपसे यही करते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता ही यही है। अब मैं हर एक समझा नहीं सकता बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ये चीजें आपको याद रखनी है, ये की पॉइंट्स इसके अंदर याद रखने हैं। फिर जो केस स्टडीज हैं वो जनरली जो हमने देखी हैं, जो इस पर्टिकुलर सेशन में आपसे पूछी भी जा सकती हैं, वो होगी जीएसटी से रिलेटेड, नहीं तो डीमोनेटाइजेशन से, नहीं तो कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर का रोल क्या था डीमोनेटाइजेशन में, जीएसटी वगैरह में, या फिर जो इंटरनेशनल डेट हमारे भारत का है जो हम अभी भी नहीं दे पा रहे हैं और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन आती जा रही है, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है केस स्टडीज के अंदर। आगे बढ़ते हैं। सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है? सोशल एनवायरनमेंट वो कल्चरल या ट्रेडिशनल या कस्टम्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, जो कि जब बिजनेस किसी नेशन में जाके काम करता है तो वहां पे वो चीजों को अडॉप्ट करना पड़ता है। जैसे मैकडी का मैं एग्जांपल लूं, और इससे रिलेटेड एक केस स्टडी भी आई थी कि मैकडी ने इंडिया में बीफ बैन कर दिया था, बिकॉज बैन करना पड़ा था बिकॉज दे हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। लोग उनके खिलाफ जा रहे थे क्योंकि इंडिया में बीफ बेसिकली एज अ नॉन वेज आइटम नहीं खाया जाता है। जो जनरल एक परसेप्शन है, मैं कोई यहाँ पे चीजें बताने की सिर्फ ये कोशिश कर रहा हूं कि दिस इज अ काइंड ऑफ अ वे जहां पे मैकडी को बैन करना पड़ा था बीफ को, यहां पे सेल नहीं किया जाता। व्हाई दे डिड सो? बिकॉज इंडिया के कस्टम और ट्रेडिशंस उस चीज को अलाउ नहीं करते हैं, मे बी बिकॉज हमारा परसेप्शन वैसा है। फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारे यहाँ का कैसा है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एजुकेशनल लेवल कैसा है, वुमेन से रिलेटेड, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन टुवर्ड्स दी सोसाइटी हो गया, अगर इनसे रिलेटेड आता है तो हमेशा याद रखना वो सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट बनेगा अगर कोई केस स्टडी आपको दिखती है तो। फाइनली क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफस्टाइल, ऐसी कोई बेसिक सी हेल्दी चीजें दिखे, मतलब बहुत सिंपल सिंपल सी प्लेन सी चीजें, तो वो क्वेश्चन आपका सोशल एनवायरनमेंट से होगा। इसको नोट करिए, मैं आता हूं। तो नेक्स्ट अब हम चालू करते हैं कि किस तरीके से हम बाकी डायमेंशंस को याद कर सकते हैं, या उनके अंदर वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमें याद करने वाले हैं या हमें याद रखने हैं। देखो, एक जो चीज सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो ये है कि आपसे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कंफ्यूजिंग सा आ सकता है, जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और लीगल एनवायरनमेंट में आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर दे। आपको सिर्फ एक चीज डिफाइन करनी है, वेदर देयर आर द लॉज दैट आर बीइंग लेड, अगर पॉलिसी फॉर द फॉरेन ट्रेड है। अब मैं अगर पॉलिसीज कह रहा हूं तो उसके आगे कहीं ना कहीं लॉज या फ्रेमिंग वर्ड यूज किया होगा। अगर लॉज या फ्रेमिंग वर्ड यूज कर रहे हैं तो यहां पे क्या आ गया कि हमें यहां पर लीगल एनवायरनमेंट लिखना है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कब लिखना होता है, या जो आपका आंसर है लीन मोर टुवर्ड्स दी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कब होगा, जब गवर्नमेंट ने कोई नई पॉलिसी लाई जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को एनकरेज करता है। When they are emphasizing with the government कि गवर्नमेंट के कारण फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में ज्यादा कुछ नया आया या कुछ एनहांसमेंट आया या इंप्रूवमेंट आया, तो उस केस में हम यहाँ पे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन कोई लॉज लेट डाउन किए गए, फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसीज करके कुछ टर्मिनोलॉजी आती है, तो वही फॉरेन पॉलिसी जो है, फॉरेन ट्रेड जो है, वो लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट बन जाता है। ये दो चीजें जो हैं ये काफी कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं और केस स्टडी करते वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें कि इसके अंदर और क्या क्या आता है। गवर्नमेंट अफेयर्स की बेसिकली बातें आती हैं, जो आप पॉलिटिकल पार्टीज देखते हैं, रूलिंग पार्टीज देखते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी चीजें आती हैं वो किसका पार्ट बन जाता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का। स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड आ सकता है, फिर स्किल इंडिया, फिर मेक इन इंडिया, जो ये पॉलिसीज हैं ये जो सरकार लेके आई है, ये सब किसका पार्ट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का। लीगल एनवायरनमेंट जब आते हैं तो हम देखेंगे कि लॉज, वेरियस लेजिस्लेशंस जो हैं, कई बार हम कमर्शियल्स जो चलते हैं, एडवर्टीजमेंट्स जो चलते हैं, उस पे जो लॉज लेट डाउन किए जा रहे हैं, या जब हम किसी पर्टिकुलर, देखो एक मैंने केस स्टडी देखी थी, उसमें ये बोला गया था कि एक पर्टिकुलर
बेवरेज है जिसपे उन्होंने क्लियरली ये डिफाइन नहीं किया है कि कोई एडेड ऐसा कंटेंट है जो एक्चुअल में हार्मफुल है, तो लेबलिंग प्रॉपर नहीं थी, उससे रिलेटेड कौन सा डायमेंशन जो है वो एक्चुअल में वहां पे इंपैक्ट किया गया है, तो वो होता है लीगल एनवायरनमेंट, जहां पे लॉज लेट डाउन किए गए हैं कि किस तरीके से एक्चुअल में आपको लेबलिंग में प्रॉपर लॉज को इनबिल्ट करना है, फॉलो करना है। ये सारी चीजें आप लिख लीजिए। चलिए लास्ट एक और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट कर लेते हैं। चलिए तो लास्ट जो बचा है वो है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में जनरली तीन चीजें तो आप पाओगे। इनोवेशन, इन्वेंशन जो होते रहते हैं रेगुलरली, जो आप चेंजेस देखते हैं, बहुत बेसिक सी चीज है, इससे रिलेटेड अगर आ जाएगा तो आई डोंट थिंक सो कि आप उसे किसी और एनवायरनमेंट से मिक्स मैचअप करोगे। डेवलपमेंट इन द आईटी सेक्टर, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ आता है तो वो इसके अंदर आएगा, लिख लेना जिसको आईटी नहीं पता कि सॉफ्टवेयर सेक्टर की बात कर रहे हैं। यूज ऑफ हैवी मशीनरी, हम जब हैवी इक्विपमेंट्स इंडिया में लेके आए उनका परफेक्ट यूज करने लगे तो वो भी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। फाइनली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे एक केस स्टडी में बेस्ड हमने देखी थी कि जब किसी कंट्री के अंदर, किसी इकोनॉमी के अंदर लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को उठा के कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स में एक्चुअल में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, तो क्या वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है या फिर टेक्नोलॉजिकल, क्योंकि वहां पे भी दे आर इन्वेस्टिंग द कॉस्ट। तो वहां पे क्लियर हो गया, यहां पे डिफाइन कर दिया था उन्होंने कि बिकॉज द टेक्निक्स आर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम लेबर इंटेंसिव टू द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स, इसलिए आप उसको पार्ट मानोगे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का, क्योंकि वहां पे कुछ कॉस्ट से रिलेटेड मेंशन नहीं था, इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ ऐसा मेंशन नहीं था, मॉनेटरी वैल्यू से मेंशन नहीं था, सिर्फ लेबर इंटेंसिव टू कैपिटल इंटेंसिव की बात कर रहे थे, इसलिए उसके अंदर आंसर जो होगा वो होगा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। लिख लीजिए। फाइनली हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। चलिए फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके बेसिस पे कैसी केस स्टडीज आ सकती हैं। लिबरलाइजेशन सबसे पहले आते हैं। लिबरलाइजेशन का सीधा मतलब था लाइसेंस, कोटा और मैनी मोर रिस्ट्रिक्शंस जो आपने लगा रखे थे, जिसके कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन एक तरीके से रुका हुआ था, वो शुरू हो पाया। ये लिबरलाइजेशन का पहला इंपैक्ट था। फिर फ्री एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन, सारे बिजनेस हाउसेस को ये गारंटी दे दी गई कि आप अगर अपना बिजनेस एक्सपांड करना चाहते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, तो उसके लिए यू डोंट नीड टू टेक एनी परमिशन, ऑल्दो देयर विल बी सर्टेन लीगल रिक्वायरमेंट्स दैट आर बेसिक थिंग, लेकिन कोई ऐसा लॉ नहीं है जो आपको ये करने से रोकेगा या आपको स्पेसिफिक परमिशन चाहिए रहेगी। इट वॉज अ इजी प्रोसेस, केक वॉक था, आराम से परमिशन मिलने लगी। देन लिबरल पॉलिसी इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, यहां पे पॉलिसी पे ध्यान देना जरूरी है। जब लिबरलाइजेशन आया, जब इससे रिलेटेड केस स्टडी आएगी और अगर वो एम्फसाइज करता है पॉलिसीज में चेंज लेके आए जिससे हम अपने मार्केट को दूसरे मार्केट से जोड़ पाए, तो याद रखना व्हेन इट कम्स टू द पॉलिसीज दैट आर बीइंग फ्रेम्ड, दैट वाज अ पार्ट ऑफ लिबरलाइजेशन। क्यों? रीजन सुनना। लिबरलाइजेशन ने यह बोला कि आप अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ कनेक्ट करो, अपने बिजनेस हाउसेस को इतना स्कोप दो कि वो वर्ल्ड इकोनॉमी से कनेक्ट हो सके। दैट वाज द एसेंस ऑफ लिबरलाइजेशन। सो जब मैं यहां पे बोल रहा हूं कि पॉलिसी, लिबरल पॉलिसी इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, द गवर्नमेंट वाज गिविंग द चांस to the actual companies in India so that they can get connected to the rest of the world। यहां पर वो पॉलिसी ने वो चीज को एक्चुअल में पॉसिबल बनाया। ये लिबरलाइजेशन का इसलिए पार्ट है। देन फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसी को अगर मैं बहुत ही कॉमन वे में बोलूं तो कोशिश ये की गई कि ऐसा एक एनवायरनमेंट बनाया जाए जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का फ्री मूवमेंट हो। फिर फ्रीडम इन फिक्सिंग प्राइसेस, तुम्हें जो दिखाए तुम करो। इसलिए आज आप देखते होगे कि 100 रुपए की चीज 30% डिस्काउंट पे मिलती है, बिकॉज आज के टाइम में लिबरलाइजेशन है, कंपनीज को ये फ्रीडम दी गई है कि आप अपनी प्राइसेस को फिक्स कर सकते हैं। एब्सर्डिटी तक नहीं, फालतू चीजें नहीं, लेकिन फिर भी एक लेवल तक आप अपने बिजनेस के अंदर अपने गुड्स की प्राइसेस को अपने डिमांड के हिसाब से, अपने लॉजिक के हिसाब से फिक्स कर सकते हो। दैट वाज अ पार्ट ऑफ लिबरलाइजेशन। फिर आया प्राइवेटाइजेशन। पहले क्या था, अगर आपको छोटे से छोटा बिजनेस भी खोलना है तो उसमें आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी, वो चीज रिमूव कर दी। सरकार ने बोला कि नहीं यार, आपको कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, आप चाहें
तो आप अपने बिजनेस को अपने हिसाब से भी अब रन कर सकते हैं। सरकार ने कुछ जगह पे रिस्ट्रिक्शंस रखे, जैसे आज न्यूक्लियर, डिफेंस और रेलवेज को अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा सरकार ने आज हर एक चीज को प्राइवेटाइज कर दिया है। पहले तो गवर्नमेंट्स जो है वो बैंकिंग सेक्टर को भी रूल करती थी, जो कि आज के टाइम में नहीं है। तो हुआ क्या, डिसइन्वेस्टमेंट हुआ पब्लिक सेक्टर्स में से, मतलब जो भी पब्लिक सेक्टर्स थे वो प्राइवेट सेक्टर्स को दे दिए गए। बोला गया कि आप अब 51% स्टेक रखिए, हम 51% से कम रखेंगे एज अ गवर्नमेंट। देन सेटअप ऑफ बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, इसका फुल फॉर्म याद रखना, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, इसको सेटअप किया गया। जो भी सिक यूनिट्स थी, पब्लिक सेक्टर्स थे जो कि बंद होने की कगार पे थे, जैसे एमपी लेदर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, अगर आपको नहीं पता हो तो इसको टोटली बंद कर दिया गया था, क्योंकि ये इस लेवल तक लॉसेस में जा चुका था कि आप इसको रिवाइव कर ही नहीं सकते थे। तो जिन सिक यूनिट्स को, जिन पब्लिक सेक्टर पीएसयूज, मतलब जिन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को आप रिवाइव कर सकते थे, जिंदा कर सकते थे, उनको आपने फाइनेंस देके रिवाइव कर दिया। जिनको नहीं कर सकते थे उनको टोटली क्लोज कर दिया। ये काम किया गया प्राइवेटाइजेशन के अंदर। दैट मींस ये ओवरहॉलिंग जो की गई, इसमें कोशिश सिर्फ एक ही थी भाई, और वो कोशिश क्या थी कि जो भी प्राइवेट सेक्टर है उसको एनकरेज करो, उसको आगे फॉरवर्ड पुश करो, और एज अ पब्लिक सेक्टर आप पीछे से आराम से बैठ के तमाशा देखो। जहां पब्लिक वेलफेयर की जरूरत है वहां पे करो, जहां जरूरत नहीं है वहां मत करो, खत्म कहानी यार। फाइनली आए ग्लोबलाइजेशन पे, जो कि यहां पे कंफ्यूजन है वो मैं यहां पे क्लियर कर दूंगा कि सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी की आप बात कर रहे हो तो वो तो लिबरलाइजेशन नहीं, वो तो ग्लोबलाइजेशन है। बिल्कुल है ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज बाय द वे ऑफ लिबरलाइजेशन हमने गेट ओपन कर दिए ग्लोबलाइजेशन के लिए। हमने जब पॉलिसीज फ्रेम की अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कि जाओ फॉरेन मार्केट में चीज़ों को एनकरेज करो, मार्केट में गुड्स सेल करो, मार्केट से गुड्स बाय करो, तो जब लिबरलाइजेशन आया तो उसने गेट्स ओपन किए ग्लोबलाइजेशन के लिए। और यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन ने क्या बोला कि इंपोर्ट लिबरलाइजेशन हो गया, यानी ग्लोबलाइजेशन का सीधा इंपैक्ट सबसे पहले क्या पड़ा कि आपके लिए इंपोर्ट पॉसिबल हो पाया, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। इसलिए अगर कहीं पे भी टर्म आ जाए इंपोर्ट लिबरलाइजेशन, आंख बंद करके उसे ग्लोबलाइजेशन का पार्ट बनाना। फिर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो था उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में। पहले फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट किया जाता था, कंट्रोल किया जाता था, अब उसको सिर्फ मैनेज किया जाता है थ्रू द डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट एंड द इंटरफेरेंस ऑफ आरबीआई। वो फॉरेन एक्सचेंज का पार्ट है। इसमें जस्ट इतना याद रखना है कि अगर इससे रिलेटेड आती है केस स्टडी तो ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। फिर नो एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी को खत्म कर दिया गया पूरी तरीके से। अगर एक कंपनी जो है इंडिया से एक्सपोर्ट करती है तो उस एक्सपोर्ट पे कोई ड्यूटी नहीं देनी। आप यहाँ पे देख रहे हो कितना डीपली यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन को एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे कोर बेसिस पे बताया गया है कि ग्लोबलाइजेशन से इंपैक्ट क्या आया कि नो एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड रिडक्शन इन द इंपोर्ट ड्यूटी। जो इंपोर्ट ड्यूटी है भी उसमें रिडक्शन लेके आ गए, उसमें कमी लेके आ गए, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग इस कैंपेन से जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के थ्रू आई थी उससे जुड़ सके और एनकरेज कर सके फॉरेन ट्रेड को। तो अगर आपका क्वेश्चन आता भी है लिबरल पॉलिसीज जो अडॉप्ट की गई, दैट इज अ पार्ट ऑफ लिबरलाइजेशन। इंपोर्ट लिबरलाइजेशन अगर आ जाता है तो आपको मालूम है कि आपका ग्लोबलाइजेशन आंसर है। उसके अलावा जो आपको दिख रहा है, जो हैवी डिटेलिंग दी गई है ग्लोबलाइजेशन के बारे में, अगर वो चीजें आ जाती हैं दैट विल बी अ पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। लिख लो, लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। चलिए तो फाइनली कुछ ऐसे इंपैक्ट देख लेते हैं जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के कारण एक्चुअल में जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारे बिजनेसेस हैं उस पे पड़े। सबसे पहली चीज इंक्रीजिंग कंपटीशन। अब हुआ क्या, देखो कस्टमर सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है जब कंपटीशन मार्केट में इंक्रीज होता है, बिकॉज एवरी सिंगल प्रोड्यूसर इज ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट। और अगर हर कोई बेस्ट करेगा तो कंज्यूमर को जो गुड्स मिलेंगे वो बेस्ट टू बेस्ट मिलेंगे। ये चीज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण आ पाई। ये इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी में पड़ा कि पहले जहां पे सिर्फ हमें बेसिक गुड्स मिलते थे विद बेसिक क्वालिटी, अब हमें हाई एंड गुड्स मिलते हैं विद सुपीरियर क्वालिटी। ये पहला इंपैक्ट था। दूसरा, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। जैसे ही मार्केट में न्यू बिजनेस हाउसेज आने लगे, नई कंपनीज ने यहां पे इन्वेस्टमेंट करना चालू किया, जिसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बोला गया, उसके कारण हमें यहां पर एक कस्टमर बेस बनता दिखने लगा। आज के टाइम में तो ये तक बात आ चुकी है कि कई प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया के लिए अलग से लॉन्च किए जाते हैं। हाउ इट हैपेंड? बिकॉज इन इंडिया द कस्टमर्स नाउ दे आर मोर डिमांडिंग। एंड हाउ इट इज पॉसिबल? जस्ट बाय द वे ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, क्योंकि भारत ने अपने दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए थे व्हेन इट कम्स टू ट्रेड रिलेशंस। फिर उन्होंने बोला नेसेसिटी फॉर चेंज। देखो
हर एक टाइम आता है एक इकोनॉमी के लिए कि आपको अपने अंदर चेंजेस लाना पड़ेंगे, वरना आप क्लोज्ड इकोनॉमी बन के रह जाओगे, आप दूसरी दुनिया से कनेक्ट नहीं हो पाओगे, जैसे हम थोड़ा बहुत आज भी फेस करते हैं। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है, गुड्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप देखो कई सारी चीजें जो कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत इंडिया में आई, वो आज भी बहुत बेसिक तरीके से, बहुत बेसिक सिटीज में, मेट्रो सिटीज में ही सिर्फ लिमिटेड हैं, इंडिया के हर एक कोने तक नहीं पहुंच पाई हैं, एंड दैट इज अ मेजर इंपैक्ट। फिर उसके बाद एक्सपोर्ट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। आज के टाइम में अगर आपको अर्निंग कैपेसिटी अपनी बढ़ानी है एज अ प्रोड्यूसर, आप चाहते हो कि आपको रिकॉग्निशन मिले, आप चाहते हो कि ग्लोबल इकोनॉमी आपको पहचाने, तो उसके लिए आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि आप उस लेवल तक कमा सको जहां पे आप चाहते हो कि आप एक बड़े लेवल के प्रोड्यूसर बनो, बड़े लेवल के एक्सपोर्टर बनो। फाइनली मार्केट ओरिएंटेशन। आज का मार्केट ये कहता है दोस कंपनीज आर मोर ट्रस्टेबल जो कि कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके, एंड दैट हैपेंड जस्ट बिकॉज ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। आज कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो इतना मेजर फॉर्म ले चुका है, जो कि पहले सेलिंग कंसेप्ट के साथ हुआ करता था या मे बी प्रोडक्शन कंसेप्ट के साथ हुआ करता था। आज वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन यानी मार्केटिंग कंसेप्ट इंडिया में सिर्फ इसलिए आया है बिकॉज सो मेनी फॉर्म्स आर अवेलेबल, कस्टमर के पास चॉइसेस है, कस्टमर कैसे भी डिमांड कर सकता है, कस्टमर इज विलिंग टू पे, द ओनली थिंग कस्टमर वांट्स इज हिज सेटिस्फेक्शन। एंड इसलिए मार्केट ओरिएंटेशन, जो ये चीजें पॉसिबल हो पाई हैं, जो ये स्टडीज पॉसिबल हो पाई हैं, ये सिर्फ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण पॉसिबल हो पाई हैं। मैंने इसको इतना डिटेलिंग में क्यों नहीं बताया, बिकॉज ये आपको सिर्फ पढ़ना है, इसके अंदर से कोई केस स्टडीज नहीं बनती हैं। हाँ, केस स्टडी क्या बनेगी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड आखिर इंपैक्ट क्या हुए, और उसके अंदर आपको 5 पॉइंट्स 6 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने को आ सकते हैं। मैं आपको गारंटी इस चीज की देता हूं कि 5 पॉइंट से ज्यादा नहीं आएंगे, तो आप ये 5 पॉइंट्स इसके अंदर का डिटेलिंग थोड़े बहुत पॉइंट्स आप याद कर लो, सो दैट आप इन पॉइंट्स को अच्छे से लिख सको। हाँ भाइयों, नोट्स बन गए हैं ना? क्या करना है, हैशटैग टीम कॉमर्स बाबा डालना है और ये नोट्स को आपको मुझे भेज देना है। जिन लोगों को शिकायत है कि बाबा जी रिप्लाई नहीं करते हैं, समझा करो यार थोड़ा सा, बाबा जी रिकॉर्डिंग में लगे हुए हैं आप लोगों तक कंटेंट लाने के लिए, तो अगर थोड़े बहुत रिप्लाई ना भी आए, ठंड रखो, मैं करूंगा सबको रिप्लाई। आप सिर्फ एक काम करो, जो भी नोट्स बना रहे हो, जो भी कॉपी स्पेशली आपने टीम कॉमर्स बाबा के लिए बनाई है, जो भी नोटबुक आपने कॉमर्स बाबा के लिए बनाई है, जो भी नोट्स आपने कॉमर्स बाबा के लिए बनाए हैं, शेयर तो करो हमारे साथ उनकी इमेजेस इंस्टाग्राम पे, डीएम करो हमें, ताकि हमें भी पता चले हमारा टीम कॉमर्स बाबा कितना ग्रो हो रहा है, कितने लोगों तक पहुंच रहा है। तो चलिए कल मिलते हैं सुबह के 9 बजे बिजनेस स्टडीज के साथ। तब तक के लिए क्या बोलते हैं, बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।